और अब खबरें विस्तार से। गुजरात में चक्रवात के कहर से बचने के लिए सरकार और प्रशासन मिलकर बड़े पैमाने पर योजना बनाई है। केंद्र सरकार गुजरात की राज्य सरकार को सभी प्रकार की समस्याओं से निपटने के लिए पर्याप्त सहायता प्रदान कर रही है। ये रिपोर्ट देखिए। बिपरजॉय तूफान के नतीजे में गुजरात में साहिलों पर काफी उथल-पुथल देखी जा रही है। जुमेरात की दोपहर को गर्दाबी तूफान खित्ते अर्ज से टकराएगा। 15 जून की शाम तक जखाव पोर्ट तक ये तूफान पहुंचेगा। तूफान के ताकतवर बन जाने के बाद गुजरात के साहिली देही इलाकों से इनखला की कार्रवाइयां अंजाम दी जा रही हैं। हजारों लोगों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। गुजरात के साहिलों पर इन दिनों वीरानी छाई हुई है। हालांकि आम दिनों में ये इलाके काफी मसरूफ होते हैं। महकमा मौसमियात ने रियासत गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ खित्तों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है, क्योंकि ये तूफान खित्ते में बड़ी तबाहियां ला सकता है। गुजरात के जिला अरवली में तूफान के जेर असर भारी बारिश हुई, जिसके नतीजे में पूरे इलाके में जलभराव का मसला पैदा हो गया। गुजरात के मुतासरा खित्ते में दर्जनों ट्रेनों को मंसूख कर दिया गया और एहतियाती तौर पर कई ट्रेनों का रास्ता बदल दिया गया। उधर मरकजी वजीर सेहत मनसुख मंडाविया ने कांडला पोर्ट का दौरा करके तूफान की तबाहकारियों से बचने के लिए इंतजाम का जायजा लिया। उन्होंने यहाँ लोगों को रिहाइश फराहम करने के बंदोबस्त का भी मुआयना किया और पोर्ट अथॉरिटी की जानिब से शहरियों को फराहम की गई इस सहूलत की सताइश की। भुज में तूफान से राहत और बचाव के लिए फौज को अलर्ट मोड पर रखा गया है। हुकूमत का कहना है कि तूफान के बाद मेडिकल इमरजेंसी के हालात से निपटने की गर्ज से एक्शन प्लान बना लिया गया है। एनडीआरएफ और फौज ने रिलीफ के लिए बड़े पैमाने पर मंसूबाबंदी कर रखी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 JKLH। और अब एक और अहम खबर, अहम रिपोर्ट जो ट्विटर से जुड़ा है मामला। सरकार ने ट्विटर के पूर्व सीईओ के दावों को हालांकि खारिज कर दिया है, लेकिन विपक्ष को इस मामले में सरकार पर निशाना साधने का मौका मिल गया है। पर्यवेक्षकों का कहना है कि ट्विटर को मनमानी करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। ये रिपोर्ट देखिए। ट्विटर के साबिक सीईओ जैक डोर्सी ने दावा किया कि मरकजी हुकूमत ने ट्विटर को बैन करने और छापेमारी की धमकी दी थी। जैक डोर्सी ने मोदी हुकूमत पर कई इल्जामात लगाए हैं। उन्होंने कहा कि किसान तहरीक के दौरान हुकूमत पर तनकीद करने वालों को ब्लॉक करने के लिए दबाव बनाया गया था। याद रहे कि अक्सर हुकूमत के साथ ट्विटर की अदालती लड़ाई होती रही है और इसमें ट्विटर की जीत भी हुई। उधर मशहूर किसान लीडर राकेश टिकैत ने डोर्सी के दावे से इत्तेफाक किया। देखो, उस टाइम पे भी भारत सरकार ने ये हमको जानकारी थी कि जितने रिच फेसबुक और ट्विटर पे आने चाहिए किसान मूवमेंट के, वो नहीं आ रहे। और ये लोकल स्तर पे रोकने की कोशिश करते थे। और जो इसको मालिक था उसने बिल्कुल अब स्पष्ट कहा ही है। लेकिन जो भी ऐप हैं, जो कंपनियां ये चलाते हैं इस तरह की, वे किसी के प्रेशर में नहीं आते। उसने बिल्कुल ठीक कहा। भारत सरकार ने ये एफर्ट्स किए होंगे और ये कई बार खबरें चली भी हैं कि उनको नुकसान कर देंगे अगर वे बात नहीं मानेंगे। तो ये सारी चीजें हैं, तो उन्हें जो चीज है उन्हें बिल्कुल ठीक कही है। मरकजी हुकूमत ने ट्विटर के साबिक सीईओ के इन दावों को कतई झूठ करार देकर मुस्तरद कर दिया है। सीनियर बीजेपी लीडर रविशंकर प्रसाद का कहना है कि हिंदुस्तान में तमाम सोशल मीडिया का मुकम्मल एहतराम किया जाता है, लेकिन जमहूरी मुल्क के आइन की पासदारी जरूरी है। उन्होंने कहा कि उस वक्त ट्विटर के लोग भारत के कानून को नहीं मानते थे। तो ये न भारत का संविधान उस समय मानते थे, न भारत का कानून मानते थे। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों ने कहा था कि आप अपने अकाउंट को वेरीफाई करिए। कई बार अनवेरीफाइड अकाउंट से पाकिस्तान से ट्वीट होता था जो आतंकवादियों के समर्थन में होता था। तो ये सब काम नहीं किया। और ट्विटर में जैक डोर्सी ने क्या किया, अब सब चीजें सामने आ रही हैं। एक बात साफ है, भारत में सारे सोशल मीडिया का पूरा सम्मान है।
भारत एक लोकतंत्र है, लेकिन भारत का संविधान, भारत का कानून मानना पड़ेगा। अब अपोजिशन इस मामले को उठाकर मोदी हुकूमत पर हमलावर है। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट मनीष तिवारी का कहना है कि गुज़श्ता 9 वर्षों में मुल्क में आजादी, इजहार राय और शहरी आजादियों को मुनज़्ज़म तरीके से सल्ब किया गया है। उनका कहना था कि मुल्क में कुछ रियासती हुकूमतें भी आमिराना अंदाज में काम कर रही हैं। Well, what Jack Dorsey has said is not surprising at all. In the past 9 years, after 2014, there has been a systematic erosion of the freedom of speech and expression and civil liberties in the country. Unfortunately, this phenomena is not confined to the central government alone. Certain state governments also have been equally draconian and authoritarian in the manner in which they seek to stifle dissent and try and proscribe alternative voices. एंटरप्रेन्योर सोहेल सेठ ने कहा कि हर कंपनी को किसी भी मुल्क के सरकारी ज़ाब्तों की पासदारी लाजमी करनी है। What Jack Dorsey has said to a television channel in the United States is nothing short of utter lies, blasphemous, and a little too rich, a little too late. Twitter must understand that it is not a sovereign nation. It is a company like most companies and must follow the laws of the land it operates in. If it can kowtow and subjugate itself to the EU and to the United States, it has no business to believe that it is above the law in India. They had all the options available to them, which they made use of. They went to the Delhi High Court, they went to the Supreme Court, and they were told in no uncertain terms that they must comply with the laws of the land. So for now, Jack Dorsey to say that there was subjugation, freedom of the press was violated, people were asked to report handles, I think is ridiculous. It borders on the cerebral blackmail, and it must be dismissed with the contempt it deserves. मिस इन्फॉर्मेशन के नासूर पर काबू पाने के लिए आइंदा महीने हुकूमत की तरफ से बड़ा ऐलान मुतवक्के है। ऐसे में ट्विटर के साबिक CEO की तरफ से ऐसे दावों पर कई सवाल उठाए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 JKLH। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे जाम करके धरने पर बैठे किसानों की मांगें सरकार ने मान ली हैं। किसानों ने मंगलवार को कहा कि आज हमारी मांग को सरकार ने मान लिया है। सभी साथी और मीडिया वालों का धन्यवाद। आज साबित हुआ कि एकता में बल है। ये फाइनल जीत नहीं है। फाइनल जीत तभी होगी जब सरकार पूरे देश में MSP की मांग को मान लेगी। संयुक्त प्रेस वार्ता में किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि हमने 1 हफ्ते तक संघर्ष किया है और आज आप सबके सहयोग से हमारी मांग को सरकार ने मान लिया है। वहीं किसान नेता करम सिंह मथाना ने कहा कि MSP का प्रमुख मुद्दा अभी भी हल नहीं हुआ है, लेकिन सरकार के साथ हमारी बैठक सफल रही। हमने 1 हफ्ते तक संघर्ष किया है और आज आप सबके सहयोग से हमारी मांग को सरकार ने मान लिया है। हमारा यहाँ पे ये आंदोलन था कि MSP पे खरीद शुरू हो। हमारा था कि MSP पे खरीद शुरू हो और हमने वो रेट मांगा है जो देश के प्रधानमंत्री ने रेट कहा। ये लड़ाई थी देश के प्रधानमंत्री बनाम स्टेट के मुख्यमंत्री के बीच में, और हम आगे भी MSP पे लड़ाई पूरे देश में लड़ेंगे और लड़ाई को लेकर चलेंगे। प्रधानमंत्री को आगे करेंगे। जो प्रधानमंत्री का रेट है वो हर स्टेट में देना पड़ेगा। प्रधानमंत्री का रेट है वो देना पड़ेगा। भारत सरकार का रेट है MSP वो देना पड़ेगा। और MSP गारंटी कानून के लिए बड़े आंदोलन की जरूरत पड़ेगी। ये बड़े आंदोलन की जरूरत शुरुआत यहाँ से हुई है। जाम आज खुल जाएगा। वो इनकी प्रक्रिया है, कोर्ट की प्रक्रिया है। 1-2 दिन में वे आ जाएंगे। आंदोलन समाप्त हुआ है। गेट यहाँ पे रास्ता सब चल जाएगा। तूफान भी आ गया। तूफान आ गया। किसानों का तूफान है ये। उन्होंने कहा है कि केस वापसी होंगे। किसान का जो भी भारत सरकार का भाव है वो मिलेगा। अगर नहीं मिला, ये कोई किराए पर नहीं आ रहे, फिर यही है।
और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के बेटे और HAM यानी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा कोटे से बिहार सरकार में मंत्री संतोष सुमन ने नीतीश कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे के बाद संतोष ने दावा किया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार HAM का विलय जदयू में करना चाहते थे, जिसके विरोध में उन्होंने इस्तीफा दे दिया। संतोष के इस्तीफे को 23 जून की बैठक से पहले महागठबंधन के लिए एक झटका माना जा रहा है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा यानी हम पार्टी कोटे से नीतीश कैबिनेट के एकमात्र मंत्री संतोष कुमार सुमन ने इस्तीफा दे दिया है। 7 पार्टियों की महागठबंधन वाली सरकार चला रहे नीतीश को SC/ST कल्याण मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन ने बड़ा झटका दिया है। हमने बोला ना कि हम अपना अस्तित्व बचाने के लिए हम जंगल से निकल गए, शेर से बच गए। तो लंबे समय से आपको दबाव था। राष्ट्रीय जनता दल अगर ये 2 पार्टियां नहीं रखना चाहेगी, आपको नहीं तवज्जो देगी, आपको नहीं बुलाएगी, आपको पार्टी के रूप में नहीं मानेगी, तो कैसे हम महागठबंधन में रहेंगे? आप पता नहीं, हम बहुत सोच समझ के, हमने बहुत निर्णय लेके अपने पार्टी के कोर वर्कर से बात करके, सभी सम्मानित सदस्यों, माननीय विधायकों से बात करके डिसीजन लिया है। कोई एक दिन का ऐसा बचपना डिसीजन नहीं कि एक दिन गया और रिजाइन करके चला है। तो सोची समझी बात है और इस पर कोई माने हम नहीं समझते हैं कि कोई वापस ले। इस्तीफे का ऐलान करते हुए संतोष कुमार सुमन ने कहा कि हम पार्टी का JDU में विलय करने का दबाव था, ऐसे में पार्टी का अस्तित्व बचाने के लिए उन्होंने सरकार से इस्तीफा देने का फैसला किया। आखिर संतोष ने क्यों इस्तीफा दिया, इसे समझिए। दरअसल JDU पर विलय का दबाव बनाने का आरोप है। मांझी कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग कर रहे थे। संतोष सुमन से एक विभाग छीनने पर भी नाराजगी जताई गई। 2020 में संतोष सुमन के पास 2 विभाग थे। 2022 में लघु जल संसाधन विभाग छीन लिया गया था। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन पूर्व CM जीतन राम मांझी के बेटे हैं, जो 2018 में MLC बने थे। नीतीश कैबिनेट में इन्हें दोबारा मंत्री बनाया गया था। समझने वाली बात यह है कि संतोष सुमन के इस्तीफे के बाद अब क्या होगा, तो जिसकी संभावना है वो ये कि मांझी NDA में शामिल हो सकते हैं। 23 जून की बैठक के बाद NDA में जा सकते हैं। इससे महागठबंधन को झटका लगेगा। विपक्षी एकता की कड़ी कमजोर होगी। साथ ही NDA में जाने पर मांझी का वोट बैंक भी शिफ्ट हो सकता है। वैसे 23 जून को पटना में विपक्षी नेताओं की बैठक से पहले संतोष सुमन के इस्तीफे ने नीतीश को झटका तो दे ही दिया है, क्योंकि सवाल 24 की लड़ाई के लिए वोट बैंक से भी जुड़ा है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार और रवि एस नारायण की रिपोर्ट। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। कठुआ में पानी की पाइपलाइन से एक मरा हुआ सांप निकला। लोगों में आक्रोश, लोग गंदा पानी पीने को विवश। वडगाम और मागाम के आसपास के इलाकों में मेडिकल दुकानों का अचानक निरीक्षण। कानून का उल्लंघन करने पर 7 दुकानों को सील कर दिया गया। मागाम के ड्रग कंट्रोल ऑफिसर पीरजादा तसद्दुक हुसैन के नेतृत्व में जांच की गई। टनबर्ग में हाईटेक पॉली ग्रीन हाउस में तरह तरह की सब्जियों के पौधे उगाए जा रहे हैं। किसानों और काश्तकारों के लिए फायदेमंद। विभाग की ओर से इस सुविधा से किसान काफी खुश। पुलिस ने नदी में पहली बार राफ्टिंग का ट्रायल। राफ्टिंग करने वाले लोगों में खुशी की लहर। इसके जरिए युवाओं के लिए रोजगार के अच्छे अवसर हासिल किए जा सकते हैं। श्रीनगर के युवाओं का एक समूह साइकिल से घाटी का भ्रमण कर रहा है। जम्मू कश्मीर माउंटेन बाइकिंग एसोसिएशन के बैनर तले साइकिलिंग सदस्यों ने साइकिल से तराल में कुछ स्थलों का दौरा किया। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने RS-पुरा का दौरा किया और कहा कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में बेहतर बदलाव आने की नई शुरुआत हुई है और आने वाले समय में अभी बहुत कुछ और भी होगा। ओलावृष्टि और तेज हवाओं के अलावा भारी बारिश ने फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया और राजौरी जिले में अखरोट के किसान चिंतित हैं, क्योंकि ओलावृष्टि के कारण इनकी फसलों को भारी नुकसान हुआ है। किसानों ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि इस साल उनके अखरोट पूरी तरह नष्ट हो गए। जम्मू कश्मीर में विकास का एक नया अध्याय शुरू होने वाला है।
ब्रेक के बाद में फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया के लिए पर टॉप एट 10। भोपाल के सतपुड़ा भवन में लगी आग पर घंटों की जद्दोजहद के बाद काबू तो पा लिया गया है। सरकार ने घटना की जांच के आदेश भी दे दिए हैं, लेकिन इससे पहले आग पर सियासी गर्मी और बढ़ गई है, और क्यों बढ़ गई है ये जानना जरूरी है। ये रिपोर्ट देखिए। बारह घंटे से ज्यादा की जद्दोजहद के बाद सतपुड़ा भवन में लगी आग पर काबू पा लिया गया है। सबने राहत की सांस ली है। आग में करोड़ों का नुकसान भी हुआ है। बताया जा रहा है कि 12,000 से ज्यादा फाइलें जलकर राख हो गई। इस घटना के कारणों का पता लगाने में सरकार लगातार जुटी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने रिव्यू बैठक की, जिसमें गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, मुख्य सचिव, डीजीपी सहित आला अधिकारी शामिल हुए। नरोत्तम मिश्रा ने घटना की उच्च स्तरीय जांच की बात कही है और कहा कि कमेटी 3 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश कर देगी। गृह मंत्री ने ये भी कहा कि डिजिटल जमाना है, आग में जली फाइलों को रिक्रिएट कर लिया जाएगा। कई स्थान पर हार्ड डिस्क में, पेन ड्राइव में, चिपों के अंदर फाइलें रहती है। मेहनत लगेगी पर सभी क्रिएट हो जाएंगी। एक बात। दूसरी बात, जो है उसकी उच्च स्तरीय जांच की जा रही है और 3 दिन के अंदर इस उच्च स्तरीय जांच की रिपोर्ट आ जाएगी। यहाँ पर जो दस्तावेज की बात है वो सारे के सारे रिक्रिएट हो जाएंगे, यहाँ से लेके केंद्र तक। क्योंकि केंद्र प्रवर्तित योजनाएं भी रहती हैं, उन केंद्र प्रवर्तित योजनाओं दिल्ली तक उसका डाटा रहता है। सतपुड़ा भवन में आग पर सियासी पारा भी हाई है। कांग्रेस सवाल उठा रही है, घटना को साजिश बता रही है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि आग लगी या लगाई, ये बड़ा प्रश्न है। कमलनाथ इसे भ्रष्टाचार से जोड़ रहे हैं और मामले की स्वतंत्र एजेंसी से जांच की मांग कर रहे हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने उस पर पलटवार किया है और कहा कि कांग्रेस इस घटना में भी अवसर तलाश रही है। ये एक और भ्रष्टाचार का उदाहरण है। ये क्या आग लगी या आग लगाई गई, प्रश्न ये है। किस तरह 12,000 फाइल, अभी तक तो बोला है कि 12,000 फाइलें जली हैं, पता नहीं कितने हजारों फाइल जली हैं। उसका क्या लक्ष्य था, क्या उद्देश्य था? ये एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का मामला है और इसमें पूरी जांच होनी चाहिए, स्वतंत्र एजेंसी से जांच होनी चाहिए। ये कांग्रेस जो है ना, वह सहायता में तो कहीं मिली नहीं हो, इसमें भी अवसर तलाश है। 4,000 कर्मचारी अंदर है, अब इसमें कैसे आग लग जाएगी? कौन मिट्टी का तेल पेट्रोल ले जाएगा? ये सोचने वाली बात है। मेरे को तरस आता है इनकी बुद्धि पर कि वहाँ पर इस तरह का कोई फाइलों का सिस्टम भी नहीं था, इस तरह के वो आरोप लगा रहे हैं। ये निंदा के काबिल आरोप है। कोई ना तो वहाँ परचेजिंग की फाइलें रहती है, ना टेंडर की फाइलें रहती है। इस सियासत के बीच ये कहना गलत नहीं होगा कि इस घटना ने शासन प्रशासन की नींद उड़ा दी है। प्रदेश के सबसे बड़े प्रशासनिक भवन में लगे आग की खबर आग की तरह भोपाल से दिल्ली तक पहुंची। आग पर काबू पाने में फायर ब्रिगेड, प्रशासन के पसीने छूटने लगे तो सीएम शिवराज ने पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह तक से मदद मांगी। आग कितनी भीषण थी इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि फायर ब्रिगेड, एसडीआरएफ से लेकर आर्मी तक ने मोर्चा संभाला। आग पर काबू पाने में घंटों मशक्कत करनी पड़ी। इस दौरान हजारों फाइलें जलकर राख हो गई। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट भी बताई जा रही है। इस घटना पर सतपुड़ा भवन के कर्मचारियों का बड़ा बयान भी आया। उनके मुताबिक बिल्डिंग में आग को रोकने के पर्याप्त इंतजाम नहीं थे। लग रहा है कि शॉर्ट सर्किट से ही लगी है आग तो कहीं, लेकिन जो 3rd फ्लोर पर जैसे ही लगी उसके बाद उसको कंट्रोल नहीं हो पाई। तो 4 और 5, 6 पर चली गई। आप मौजूद थे जब आग लगी थी कल? हाँ, मौजूद थे। हम लोग 3rd फ्लोर पर धुआं निकल रहा था, थोड़ी सी आग लगी। इसके बाद फायर ब्रिगेड भी आई, लेकिन वो कंट्रोल नहीं हुई, इस कारण 4th 5वीं पर चली। कुछ थे नहीं, कुछ सेफ्टी प्रिकॉशंस वगैरह आग बुझाने के लिए कुछ साथ? अब इसकी तो जानकारी ज्यादा नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से उतने नहीं थे पर्याप्त जितने होना चाहिए था कि कंट्रोल हो जाती। सतपुड़ा भवन में कई सरकारी दफ्तर हैं जिसमें 1000 से ज्यादा अधिकारी कर्मचारी काम करते हैं। इतनी महत्वपूर्ण बिल्डिंग में आग लगना और फिर इस पर काबू पाने में घंटों की जद्दोजहद बिल्डिंग की फायर सेफ्टी पर सवाल खड़े कर रहा है। सरकार की जांच के बाद इस घटना से जुड़े तथ्य सामने आएंगे, लेकिन इससे पहले आग पर सियासत गर्म है।
ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18। और मध्य प्रदेश के दमोह के गंगा जमुना स्कूल मामले की जांच जैसे जैसे तह तक जा रही है, परत दर परत हैरान करने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। हिजाब, कलावा, धर्मांतरण, प्रताड़ना, मस्जिद की गुरुद्वार, तफ्तीश में संगीन कड़ियां जुड़ती जा रही हैं। अब जब गंगा जमुना ग्रुप का काला चिट्टा खुला है तो प्रशासन की टीम भी हैरान रह गई। ये रिपोर्ट देखिए। दमोह के गंगा जमुना ग्रुप का कच्चा चिट्ठा लगातार खुल रहा है। प्रदेश सरकार की सख्ती के बाद बीते 4 दिनों से चल रही अलग अलग जांचों में बड़े खुलासे हो रहे हैं। गंगा जमुना ग्रुप के 8 ठिकानों पर स्टेट जीएसटी की दमोह, जबलपुर और सागर की टीमों की कार्रवाई से लाखों की टैक्स चोरी का पता चला। स्टेट जीएसटी के अधिकारियों के मुताबिक ग्रुप की 78 लाख से ज्यादा टैक्स चोरी पकड़ी गई है। ग्रुप ने तेंदुपत्ता यानी कि बीड़ी उद्योग में बड़ी टैक्स चोरी की है। जीएसटी की टीम कार्रवाई में जुटी है। अनुमान है कि टैक्स चोरी की रकम और बढ़ेगी। गंगा जमुना ग्रुप के काले कारनामों के और खुलासे होंगे। ग्रुप की 9 फर्मों पर कार्रवाई की गई थी, जिसमें से 8 फर्म एक्टिव हैं। एक फर्म में कोई काम नहीं हो रहा वर्तमान समय में, और इसमें जांच कार्रवाई 4 दिन चली है। और जांच कार्रवाई के दौरान जो अभी तथ्य सामने आए हैं उस पर लगभग 78,68,965 रुपये जमा कराया गया है। ये प्राथमिक रूप से है, ऐसा मतलब अभी कार्रवाई जारी रहेगी। हिजाब विवाद के बाद गंगा जमुना स्कूल और उससे जुड़े ग्रुप पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। स्कूल की नई बिल्डिंग में बिना अनुमति निर्माण का मामला भी सामने आया है, जिसके बाद प्रशासन की टीम अतिक्रमण हटाने पहुंची और जो हिस्सा बिना अनुमति बनाया गया उसे तोड़ा गया। गंगा जमुना स्कूल के जो निर्माणाधीन ऊपर की बिल्डिंग है फर्स्ट फ्लोर में, वो उसकी स्वीकृति नहीं लिए गए थे। उनको नोटिस दिए थे और उन्होंने आज उसका जवाब दिया है। जवाब में उन्होंने अवैध निर्माण की स्वीकृति न लेना बताया है, कबूल किया है कि हमने स्वीकृति नहीं ली है क्योंकि वो अवैध था, इसलिए हमने उनके जवाब से संतुष्ट नहीं है, इसलिए उसको तोड़ रहे हैं। सर, फर्स्ट फ्लोर तोड़ा जा रहा है, नीचे उसकी जांच चल रही है। उसके कागज उन्होंने कुछ सबमिट किए, उसकी जांच चल रही है। वो ऊपर का भी उन्होंने बिल्कुल कबूल लिया है कि हमने स्वीकृति नहीं ली है। सर, ये जो मटेरियल है इसको जब्त किया जाएगा, क्या होगा? हाँ, अभी तो हम हटा रहे हैं, हटा के जब्त करके यहीं उनको सुपुर्दगी में दे देंगे। कार्रवाई कब तक जारी है? जब तक ऊपर काटेगा नहीं तब तक। में भी क्या इस तरह की कार्रवाई? हाँ, चलती रहेगी, कार्रवाई चलती रहेगी। प्रकाश की व्यवस्था की जाए। गंगा जमुना स्कूल को लेकर खुलासे हो रहे हैं। सरकार भी लगातार एक्शन मोड में है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सख्त चेतावनी दी है। कहा है कि बुलडोजर लगातार चल रहा है। बिल्कुल जांच की जा रही है। प्याज के छिलकों की तरह से परतें एक के बाद एक उभरती चली जा रही है और जांच सही दिशा में चल रही है। जो फरार है और इस तरह की जितनी फिरका परस्त ताकतें हैं, माफिया है, इन पर तो बुलडोजर चलता ही है। गंगा जमुना स्कूल में हिंदू लड़कियों को हिजाब पहनाए जाने, धर्मांतरण, कलावा पहनने पर बच्चों की पिटाई जैसे कई मामले सामने आ चुके हैं। पुलिस ने इस मामले में स्कूल के प्रिंसिपल सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। गंगा जमुना ग्रुप से जुड़े बड़े खुलासे भी हो रहे हैं, जिसके बाद लगातार कार्रवाई की जा रही है। दमोह से न्यूज 18 के लिए आशीष जैन की रिपोर्ट। और बसपा प्रमुख मायावती ने लखनऊ में पीसी करते हुए कहा है कि बसपा राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मध्य प्रदेश में दलितों, आदिवासियों और अन्य पिछड़े वर्गों का हर स्तर पर हो रहे शोषण, गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों पर आने वाले विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ेगी। उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस तरह से बातें कही और तमाम ऐसे मुद्दों को सामने कांग्रेस में, खासकर बीजेपी व कांग्रेस में अब इस मुद्दे पर काफ़ी प्रमुखता से लड़ाई चल रही है कि इन दोनों में से कौन बड़ा हिंदुत्ववादी है। वह हिंदू भक्त हैं तथा पूजा पाठ करने में भी माहिर हैं, लेकिन इससे ये जरूर स्पष्ट होता है कि हिंदू धर्म को छोड़कर बाकी सभी धर्मों की ये दोनों पार्टियां उपेक्षा कर रही हैं। जो इनका ये कृत्य संविधान की मंशा के विरुद्ध भी है। और सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि देश में धर्म के नाम पर लोगों को भटकाया जा रहा है, लेकिन प्रदेश में धर्म के नाम पर होने वाली राजनीति नहीं चलेगी। सीएम गहलोत
आज उदयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। सीएम गहलोत ने कहा कि बीजेपी सरकार ने रिफाइनरी के काम को बंद करवा दिया, हमारी योजनाओं के नाम बदले जा रहे हैं, हम अपने काम और जनता की सेवा के दम पर चुनाव लड़ेंगे। ईआरसीपी को लेकर भी केंद्र सरकार कोई रुचि नहीं दिखा रही है। छत्तीसगढ़ हो या राजस्थान हो, मध्य प्रदेश में उन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग करके महाराष्ट्र में, कर्नाटक में और आपका मध्य प्रदेश में हॉर्स ट्रेडिंग करके सरकार बदलने का बड़ा पाप किया है उन्होंने। राजस्थान में वही पाप करने जा रहे थे, यहाँ इनको शिकस्त मिल जाएगी। ये जो धर्म के नाम पर राजनीति करना चाहते हैं, अब उसका प्रभाव कम हो गया। और इसी के साथ टॉप 10 में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKL इस पर लगातार